और आइए अब मैं एक ऐसे व्यंग्यकार को बुलाना चाहता हूँ जो व्यंग में भी अपनी बात करते हैं और हास्य में भी अपनी बात करते हैं, दोनों काम करना वो भली भांति जानते हैं। उनका नाम होता है मुकेश मनमौजी। मनमौजी हैं तो उस हिसाब से ही वो काव्य पाठ करते हैं। सिवनी छपारा से बड़ी दूर से हमारे बीच चल के आए हैं। हास्य क्या होता है साहब, हंसना आज देश में बड़ा मुश्किल हो गया, दुनिया में बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जब भी आपको समय मिले आप बिल्कुल बिना गवाए हंसो, क्योंकि रुलाने के लिए तो हमारे रिश्तेदार काफ़ी हैं। कहीं अस्पताल में हार्ट के जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ बाहर लिखा हुआ था कि यार गर हंस बोल लेते तुम कभी यारों के साथ, यार गर हंस बोल लेते तुम कभी यारों के साथ, तो यूँ दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए मेरा निवेदन है कि बढ़िया खुल के हंसिए, और मैं एक ऐसे ही कवि को आपके सामने लाना चाहता हूं जो आपको हंसाएंगे भी और व्यंग भी करेंगे। व्यंग बड़ा बारीक होता है और हास्य और व्यंग में बड़ा बारीक अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं, जहां हम आपको चुटकुले सुनाते हैं तो आपको एकदम हंसी आ जाती है, जैसे एक स्विच दबाओ और बल्ब जल जाता है। लेकिन व्यंग एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, स्विच दबाया बड़ी धीरे धीरे ट्यूबलाइट जलती है, लेकिन जब जलती है तो उसकी रोशनी हमारे मानस पटल पे छा जाती है। व्यंग बिल्कुल वैसा होता है कि शायद थोड़े देर से समझ में आए, लेकिन जब समझ में आए तो हम जीवन भर उसे याद कर करके हंसते हैं कि यार उस व्यंग्यकार ने बढ़िया व्यंग किया था। व्यंग का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देश के बड़े व्यंग्यकार हुए स्वर्गीय सुरेश पराग पन्ना के जो हैं, उन्होंने कहीं कहा, और मैं देखना चाहता हूं हाथरस के लोगों के आप व्यंग को कितना समझते हो। सुरेश पराग ने कहीं कहा कि लालू ने जब चारा खाया, मैं देखना चाहता हूं आप व्यंग को कितना समझते हो। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। किसी किसी को कल समझ में आएगा, और अगर जिनको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक और व्यंग आपके सामने रखता हूं। देश के बड़े व्यंग्यकार हुए जिनका नाम है आदरणीय तेज नारायण बेचैन। उन्होंने एक व्यंग किया, और वो व्यंग शायद अगर आपके दिल में लग जाए तो अब मुझे बताना कि आपने व्यंग को समझ लिया। तेज नारायण बेचैन ने व्यंग किया कि लोकसभा में जब सांसदों ने प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए यहाँ एक चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा उसकी क्या ज़रूरत है जबकि आप लोग यहाँ हो। आपकी तालियां बड़ी कमजोर है, ऐसा नहीं है कि यह व्यंग समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आया है तो अपनी तालियों से बताइए कि आपको बात समझ में आ रही है। एक बड़े व्यंग्यकार को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा, ये दुनिया हंसना ना भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज़ दें मुकेश मन। धन्यवाद दीपक। स्वागत है। दाऊ जी महाराज रेवती माता के आशीर्वाद की आकांक्षा को लेकर के पावन नगरी हाथरस में आना हुआ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, रूबिया खान जी के प्रयास को प्रणाम करता हूँ, हमें जिन्होंने आप तक लाया सम्मानित श्री मफतलाल जी को प्रणाम करता हूँ, आज के बड़े मंच संचालक दीपक सक्सेना जी को प्रणाम करता हूँ। बात अपनी शुरू करता हूँ। मित्रों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और हम लोग बहुत अच्छा सुना भी रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको आनंद आ रहा है। आनंद और मस्ती के साथ हमें थोड़ी देर के लिए आप सुन लेंगे, अच्छा लगेगा। ये हाथरस कवियों की धरती है, काका हाथरस जी की धरती है, और इस धरती पर आकर के हमारा कापाट करने का सौभाग्य, आपका आशीर्वाद हमें मिले, वो आशीर्वाद हम घर लेकर के जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ दो पंक्तियां कि हम लोग तालियां क्यों मांगते, स्वागत। हम लोग कवि लोग तालियां क्यों मांगते, दो पंक्तियां देना चाहता हूं कि कभी रोटी नहीं खाता, वाह, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है, और जब कभी को ताली न मिले बेचारा भूख से मर जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान आई, बस ऐसे ही साहब आशीर्वाद मिल जाए। हम लोग आपके चेहरे पर मुस्कान देखते भाई साहब, निश्चित तौर पर यही मुस्कान हमारा सबसे बड़ा पेमेंट होता है। हाँ। भाई ने हास्य का पर्चा दिलाया कि हास्य का भी व्यंग्य के भी भाई साहब दोनों पर्चा थोड़ा थोड़ा दूंगा। हम लोग हास्य लिखते कैसे, हास्य को लिखना नहीं पड़ता आदरणीय, हास्य को पकड़ना पड़ता। हम हास्य कहाँ से निकालते, हम अपने घर से उठा के लाते, बाहर का टेंशन लेते इस नहीं।
क्योंकि भाई साहब समय है टेंशन देने का, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। मैं एक दिन की बात, सुबह सुबह घर आया, दरवाजे पर देखा मेरी पत्नी। मैंने कहा यार मुकेश, अपने भाग्य खुल गए, 20 साल में पहली बार पत्नी और अपना इंतजार। मैं जाकर के सोफे पर बैठा, उसने एक गिलास पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया, वो फौरन बोली डिनर करोगे? अरे मैंने कहा भगवान अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला कर, सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर। बोले खाना तो रात का है। बढ़िया। अरे वाह, मैंने वाह। कहा खाना रात का बच गया था तो बेकार में बासा क्यों किया, किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े होके कुत्ते ही का तो इंतजार कर रही थी। वाह, क्या बात है। अच्छा लगा। बहुत अरे बढ़िया। ठोका ठाकी करते रहना भाई। हाँ। जहाँ आप ठोकोगे ना आपका कुछ नहीं जाएगा, नहीं ठोकोगे अपना सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। वाह, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, और जिसकी ना मस्ती जिंदा ना हस्ती जिंदा वो जबरदस्ती जिंदा। वाह, अरे आप मस्ती और हस्ती का परिचय देना। वाह। मैं भाई साहब घर से निकल रहा था, वो पत्नी फिर सामने आ गई। बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हाथरस। बोले वहाँ क्या? मैंने कहा दाऊ महाराज को और रेवती माता का आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे लिए कोई सेवा? बोली एक कप चाय। मैंने कहा एक कप चाय बना के पिला दे। वो भाई साहब चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। बोले क्या हुआ? मैंने कहा चाय में अदरक डाल देना, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। वो चाय बना के लाई, मेरे को चाय दी, मैंने पहली चुस्की मारी, मुझे लगा इसने अदरक नहीं डाला। मैंने कहा क्यों रे अदरक नहीं डाला क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा मेरा को स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने दूसरी चुस्की मारी, मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो भाई साहब किचन की तरफ गई, वहाँ जो चाय का बर्तन उठा के ले आई। बोले देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले इसमें कुटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा। मैंने कहा वो भी दिख रहा, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोली बंदर क्या जाने। वाह, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। ये भाई साहब छोटी छोटी घटनाएं हमारे घरों में हो जाती। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ मंत्री जी, कोरोना जैसा महामारी महासंकट के बाद यदि हम जिंदा हैं तो ये हमारे ईश्वर का उपकार हमारे ऊपर है, वरना भाई साहब कोरोना में अच्छे अच्छे निपट गए। उस समय होता क्या था, यमदूत ऐसे घूमा करते थे जैसे रात में चौकीदार घूमा करते। एक दिन की बात, रात के 2 बजे मेरा किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, सामने यमदूत खड़ा था। मैंने कहा कौन चाहिए? बोले मुकेश मनमोहन जी। मैंने कहा बाजू में रहता है। वो बाजू वालों को लेके निकल लिया। वैसा लगातार 7-8 दिन ऐसे ही चक्कर चला, मैंने 7-8 लोगों को भेज दिया। वो यमराज भाई साहब आज असमंजस में जिसकी फोटो डाउनलोड करके बैठा वो आ ही नहीं रहा, और कोई आ रहा है। एक दिन रात के फिर 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा यमदूत फिर आया होगा। दरवाजा खोला, देखा साक्षात यमराज। मैंने कहा बाबा आप? बोले बहुत बेवकूफ बना लिया। बोले चल तेरे को लेने आया। बाबा मैंने कहा 2:30 बजे रात में लेके जाओगे क्या? बोले कब जाएगा? मैंने कहा सुबह बाल बच्चों से मिल लूंगा, पत्नी से मिल लूंगा, सब ले चलना। मान गए, उन्होंने भी आराम किया, मैंने भी आराम किया। सुबह हुआ, बोले अब चलें। बाबा मैंने कहा भोजन का समय होता, बढ़िया स्नान करते भोजन करते फिर चलेंगे। यमराज मान गए, बोले तैयार। मैंने पत्नी को आवाज़ लगी, मैंने कहा बढ़िया भोजन बना। उसने भोजन बनाया, हम लोग नहा धोकर तैयार हुए, भोजन की थाली लगाई गई, मैंने भी खाया, यमराज ने भी डट के खाया, एक लंबी डकार ली। मैंने कहा बाबा आप चलें क्या? बोले नहीं अब मेरे को नींद आ रही, थोड़ी देर आराम करूंगा। मैंने बढ़िया बिस्तर लगाए, यमराज सोने लगे, खर्राटे बनने लगे। मुझे मौके की तलाश थी, मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, वो पर्ची निकाला, सबसे ऊपर देखा मेरा नाम, दिमाग लगाया, पेन उठाया, ऊपर से नाम काटा और नीचे लिख दिया पर्ची यमराज की जेब में वापिस। 2 घंटे बाद यमराज उठे। मैंने कहा बाबा आप चले क्या? बोले नहीं मुकेश तेरी सेवा से बहुत खुश हुआ, तेरे को वरदान दूंगा। बाबा मैंने कहा वरदान में क्या दोगे? बोले लिस्ट ऊपर से चालू नहीं करता। बहुत बढ़िया। वाह, बोले अब लिस्ट नीचे से चालू करूंगा। मैं भाई साहब बहुत पछताया, भाई साहब बहुत भिन्नत की, तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। आई मुझे एक परिचय की परिचय, बड़े बड़े कवि साहब पूरे देश में जाते, बड़ा बड़ा इनका नाम आ जाओ, अपन क्या अपनी छोटी सी एक कविता छोटा सा परिचय। ये सब राष्ट्रीय कवि, ये सब राष्ट्रीय कवि, अपन अंतर्राष्ट्रीय कवि। वाह,
ये सब राष्ट्रीय कवि, ये अपन अंतरराष्ट्रीय कवि। अंतरराष्ट्रीय इसलिए ये सब अच्छा लिखते, अच्छा दिखते, अपन न अच्छा लिखते न अच्छा दिखते। वाह। ये सब अच्छा लिखते, अच्छा दिखते, अपन न अच्छा लिखते न अच्छा दिखते। ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। वाह ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। और ये सब बुद्धिजीवी साहित्य के शिखर पर चढ़ गए। अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जीव पड़ गए। वाह। अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जीव पड़ गए। और ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले, अपन कांच के कंचा। वाह ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले, अपन कांच के कंचा। ये तोपें बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। वाह। ये तोपें वाह। बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। और ये सब 2-2 हजार के नोट। ये सब 2-2 हजार के नोट आधी रात को हो जाते बंद। अपन 10 के नोट सदाबहार, सबकी पसंद। अपन 10 के नोट सदाबहार। वाह भाई साहब, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया।